स्टार्ट करते हैं, ठीक है। डे 1 इकोनॉमिक्स का फर्स्ट लेसन अपने को करने का है आज। कॉन्सेप्ट आते हैं, वन इज माइक्रो एंड सेकेंड इज मैक्रो। ये चैप्टर करना क्यों जरूरी है? बिकॉज ये टोटल 7 मार्क का चैप्टर है, विथ ऑप्शन आपको 10 मार्क का देखने के लिए मिलेगा। अब 10 मार्क का क्वेश्चन, 10 मार्क का चैप्टर कह रहा है, तो इसका मतलब इसके अंदर से ऑब्जेक्टिव के क्वेश्चंस भी आएंगे, इसके अंदर से 2 मार्क का डिफाइन या डिस्टिंग्विश बिटवीन आएगा। 2 मार्क का या फिर क्या आएगा, डिस्टिंग्विश आएगा या फिर डिफाइन। उसके अलावा एक लॉन्ग आंसर आएगा। लॉन्ग आंसर इन द सेंस 3 मार्क 4 मार्क वाला जो क्वेश्चन है, जिसमें जस्टिफाई भी आ जाता है, एग्री डिसएग्री वाला पार्ट, यानी इसमें से कोई भी ब्रीफ आंसर नहीं बनेगा, इतना क्लियर समझ के रखो। और अगर इसमें से अगर कोई ब्रीफ आंसर 8 मार्क के लिए देता है, जिसमें एग्री डिसएग्री वाला जैसे पार्ट होता है जिसमें 8 मार्क, तो इसका मतलब उस चैप्टर में से कोई भी 2 मार्क का क्वेश्चन नहीं आएगा। ये क्लियर है। अगर 2-2 मार्क के क्वेश्चन, माइक्रो मैक्रो ऐसे क्वेश्चंस अगर आपको दिख गए 2-2 मार्क के क्वेश्चन में, तो 101% में 8 मार्क का क्वेश्चन आपको नहीं पूछा जाएगा। समझा? इतनी बात समझ में आ गई। उसके बाद चैप्टर 1 के अंदर अगर बात करें तो कितने कॉन्सेप्ट है आपको पढ़ने के लिए? 2 इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। कितने? 2। कौन कौन से? माइक्रो एंड मैक्रो। सबसे पहले इकोनॉमिक्स अगर समझना है तो आपको 2 चीजों पे फोकस करना पड़ेगा, वन इज माइक्रो, सेकंड वन इज मैक्रो। अब हम बात करते हैं माइक्रो एंड मैक्रो की बात कर रहे हैं, तो माइक्रो एंड मैक्रो में कितनी चीजें डिस्टिंग्विश में आती है सर? 2, माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो। ये डिस्टिंग्विश के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है। और अगर डिस्टिंग्विश की बात कर रहा हूं तो 2 मार्क के डिस्टिंग्विश के लिए कितने पॉइंटर्स की रिक्वायरमेंट है बताओ? मिनिमम 3, मैक्सिमम 4। 4 से ज्यादा लिखने वाला बेवकूफ होता है, क्योंकि इकोनॉमिक्स का पेपर इकलौता ऐसा सब्जेक्ट होता है जिसका पेपर कंप्लीशन जाता ही नहीं है। पेपर चेकिंग के टाइम पे मेजोरिटी देखा गया, जितने बड़े से बड़ा टॉपर रहने दो, कैसा भी बंदा रहने दो, कुछ भी रहने दो, अटकता है इकोनॉमिक्स का पेपर कंप्लीशन में। और पेपर उसी का कंप्लीट नहीं होता जो सबसे ज्यादा ध्यान देता है कि मेरे को है ना 2 मार्क के क्वेश्चन में 4 पॉइंटर लिखने का है। इट इज नॉट नेसेसरी कि 4 पॉइंटर लिखने से तेरे को 2 का 2 मिलेंगे। 3 पॉइंटर सफिशिएंट है। बोर्ड भी कहता है कि 2 पॉइंट भी लिखा तो भी मार्क्स देना ही देना है उसको, अगर उसने सफिशिएंट लिखा है, अच्छा लिखा है तो। लेकिन हम लोग 3 कंसीडर करके चलने वाले। क्लियर है इतनी बात? अब सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग, कौन सा लिखना है कौन सा नहीं लिखना है। तो हाई फंडा लैंग्वेज का इस्तेमाल करने का नहीं। जितनी चीजें आपको बताई जाएगी उतना ही आपको क्या करना है, स्टिक रहना है। अगर आप उतनी ही चीजें स्टिक रहोगे तो आपका काम वैसे ही बनने वाला है। नाउ कम टू फर्स्ट, माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। अब व्हाट इज माइक्रो इकोनॉमिक्स? माइक्रो पहला वर्ड समझो जरा। ये जो माइक्रो शब्द है, माइक्रो मतलब होता है छोटा, और मैक्रो मतलब होता है बड़ा। इसके बारे में इंट्रोडक्शन ऑलरेडी आगे आएगा। नाउ कम टू माइक्रो इकोनॉमिक्स इज अ स्टडी ऑफ इंडिविजुअल यूनिट। माइक्रो इकोनॉमिक्स किसकी स्टडी है सर? इंडिविजुअल यूनिट्स की। मतलब सर व्हाट इज इंडिविजुअल यूनिट? एक इंसान के बारे में स्टडी करना, एक कॉलेज के बारे में स्टडी करना, या कोई पर्टिकुलर स्टैंडर्ड के बारे में स्टडी करना, कोई पर्टिकुलर ट्री के बारे में स्टडी करना, किसी पर्टिकुलर बिजनेस को स्टडी करना, किसी पर्टिकुलर बिजनेस मॉडल को स्टडी करना, या किसी एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट के पीछे पड़ जाना। यानी वी आर नॉट टेकिंग अ एग्रीगेट मार्केट, हम लोग पूरे मार्केट की बात यहां पर करने वाले हैं। हम सिर्फ किसकी बात करेंगे? एक इंडिविजुअल मार्केट की, एक पर्टिकुलर। इसलिए 2 वर्ड यहां पर इंपॉर्टेंट है, एक इंडिविजुअल, दूसरा पर्टिकुलर। ये 2 वर्ड का इस्तेमाल करो, डेफिनेशन आपका बनाना है। इंडिविजुअल हाउस होल्ड, इंडिविजुअल फर्म, पर्टिकुलर प्रोडक्ट, पर्टिकुलर मार्केट स्ट्रक्चर, ये सारी चीजें आपको कहां पर देखनी है? माइक्रो इकोनॉमिक्स में। लेकिन जब आप मैक्रो इकोनॉमिक्स की बात करते हो, ठीक है, तो पहले माइक्रो इकोनॉमिक डिराइव फ्रॉम द ग्रीक वर्ड माइक्रोस विच मीन्स स्मॉल। ऑब्जेक्टिव्स में आता है द टर्म डैश डिराइव फ्रॉम ग्रीक वर्ड माइक्रो विच मीन्स स्मॉल। या तो माइक्रो के नीचे अंडरलाइन क्या होगा, या तो ग्रीक के नीचे अंडरलाइन होगा, या तो माइक्रोस या फिर स्मॉल।
एक सेंटेंस दिया होगा, उसमें से 4 पॉसिबिलिटी बनती है, सेंटेंस में 4 फिल इन द ब्लैंक्स आ सकता है। पहला कौन सा? द टर्म माइक्रो, माइक्रो मतलब स्मॉल, तो माइक्रो द टर्म इज डिराइव फ्रॉम द ग्रीक वर्ड माइक्रोज विच मीन्स स्मॉल, माइक्रो शब्द से आया है। अगर ठीक है, उसके बाद इट इज अ नैरो कॉन्सेप्ट। क्या कौन सा कॉन्सेप्ट है? नैरो, नैरो मतलब छोटा कॉन्सेप्ट है, ठीक है। सेकेंड, इट यूजेस स्लाइसिंग मेथड, स्लाइसिंग मतलब कोई भी प्रोडक्ट हो, उस प्रोडक्ट को जब हम इस्तेमाल करते हैं तो क्या हम लोग तुरंत पूरा का पूरा एग्रीगेट कंजम्पशन करते हैं? क्या नहीं, हम क्या करते हैं, उसको स्मॉल स्मॉल क्वांटिटी में डिवाइड करते हैं। जैसे ब्रेड पैकेट तो हम पूरा खरीद के लेकर आते हैं, लेकिन पूरा इस्तेमाल करते हैं क्या एक साथ? नहीं। अगर हमको कंज्यूम करना है तो हम वन बाय बाय स्लाइस करने वाले हैं, तो इसको क्या बोलेंगे? स्लाइसिंग। बहुत ही कम हावड़े लोग रहते हैं ना, मम्मी खाने को देती नहीं है तो अपन क्या करते हैं? मम्मी जैसे गए अब तो इधर बंदा क्या लेता है? ब्रेड लेता है, जैम लगाता है, ये लगाता है और हावड़े ऐसा खा जाता है। ऐसा कितने लोग करते हैं इसमें? करते तो सब है, बताता कोई नहीं है, समझा? उसके बाद इट इज विद प्राइस थियरी। किसके बारे में बात करता है? सो व्हाट इज प्राइस थियरी? बेटा 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है। कितना है? 4। कौन कौन सा? लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, 4 फैक्टर्स है। 4 फैक्टर्स को बदले में कुछ तो मिलना चाहिए, तो ये 4 फैक्टर्स को बदले में जो मिलता है उसकी थियरी को प्राइसिंग थियरी कहा जाता है। कौन सी थियरी? प्राइसिंग थियरी। जब भी ये वर्ड आ जाए 2 मार्क के लिए, प्राइस थियरी। अब क्या लिखने का? सर ने तो पढ़ा है नहीं, ऐसा बोलते हैं। सर ने सब पढ़ाया रहता, लेकिन अपन पढ़ते ही नहीं है। What is price theory? Price theory consists of an analysis of income through the factor of production. Price theory is a theory which is based on the return on the factor of production. Factor of production पर मिलने वाले रिटर्न के बारे में जो थियरी बताती है उस थियरी को कहते हैं प्राइस थियरी। क्लियर है? पॉइंट नंबर 2, देयर आर 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। कितने हैं? 4। लैंड, labor, capital, entrepreneur. Third, the return on land is called as rent. Return on labor is known as wages or salary. Return on capital is known as interest. है ना? और return as an income of entrepreneur will be known as profit. So all these theories comes under price theory. 4 पॉइंट में खत्म। 2 मार्क से ज्यादा मिलेगा नहीं और 2 से कम मिलेगा नहीं। ये मैं 2 तो मिलेगा ही मिलेगा घर, क्योंकि आपने प्राइस थियरी में बुल्स आई किया है। सांड की आंख, मछली की आंख पे निशान। प्राइस थियरी का मतलब था 4 फैक्टर्स के प्रोडक्शन के बारे में बात करना। उसके बाद बात करता है मैक्रो इकोनॉमिक्स की। किसके बारे में बात करें अपन? मैक्रो। अब जो जो आपने माइक्रो में लिखा उसका उल्टा, उसका उल्टा। अब क्या करने का? माइक्रो हटाने का, मैक्रो लगाने का, एक शब्द हटाने का, दूसरा लगाने का, थोड़ा सा बचा कुचा दिमाग लगाने का। नहीं तो ऐसा होता है कभी कभी बड़े बड़े शहर में से छोटे छोटे वाक्य होते रहते। सर कौन से वाक्य? छोटे, तुम छोटे बच्चे थे, बड़ी शरारत करते थे, छोटी चड्डी पहनते थे, तब याद है टीचर ने बोला रहेगा कि एक बेटा कॉमन कॉम्पोजिशन तुमको लिखाता हो, माय फ्रेंड। टीचर ने लिखा है माय फ्रेंड, देयर आर मेनी फ्रेंड्स बट माय फेवरेट फ्रेंड इज सैम, है ना? तो बच्चा पूरा एक पेज का याद करके गया कॉम्पोजिशन। टीचर ने बताया कॉम्पोजिशन में माय फ्रेंड आएगा। टीचर धोखेबाज निकला, उसने लिखा माय फादर। अब करूं क्या? तो उसने बोला फ्रेंड हटाया, फादर लगा, तो अभी क्या हो गया? देयर आर मेनी फादर्स बट माय फेवरेट फादर इज सैम। ऐसा होना नहीं। जब भी आप कोई वर्ड हटा के दूसरा वर्ड लगाते हो तो इसका मतलब थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा, और शायद बचा कुछ अभी तक है, इसीलिए आप 12वीं का रिवीजन कर रहे हो, और जो नहीं है वो अभी पबजी खेल रहा होगा या तो आया नहीं होगा। सही कि नहीं? सही कि नहीं? देखो अपने 4 पर पंटर लोग गायब है, ऐसे ही होता है। चलो माय डियर, नेक्स्ट माइक्रो को
हटा के क्या लगाने का बेटा, मैक्रो। इंडिविजुअल को हटा के क्या लगाने का, एग्रीगेट। तो माइक्रो का उल्टा मैक्रो। तो सेंटेंस क्या बोलता है, मैक्रो इकोनॉमिक्स डील्स विद एग्रीगेट यूनिट्स। किसके बारे में बात करते हैं, एग्रीगेट। सो व्हाट इज एग्रीगेट? मैं एक चिल्लर पिलर की बात नहीं करेगा, मैं सबकी बात करेगा। मैं एक इंडिविजुअल के बारे में बात नहीं करेगा, मैं सबके बारे में बात करेगा। ठीक है, मैं किसी एक कंपनी को टारगेट नहीं करेगा, मैं सबको टारगेट करेगा। मैं किसी एक इंडस्ट्री के बारे में बात नहीं करेगा, मैं सभी इंडस्ट्रीज के बारे में मिलकर बात करूंगा। तो यहाँ पे एग्रीगेट की बात होती है, एक साथ सबमिशन की बात होती है, एक साथ इंडिविजुअलिज्म की बात नहीं होगी। यहाँ पे एग्रीगेट की बात होगी। एग्रीगेट का मतलब है सबको साथ में एनालाइज करना है। यहाँ पे महाराष्ट्र स्टेट के बारे में बात नहीं होगी, यहाँ पर बात होगी इंडिया के बारे में। बात समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे इंडिविजुअल स्टेट नहीं है, पर्टिकुलर स्टेट नहीं है, यहाँ पे एंटायर नेशन है। क्या है, एंटायर नेशन। ना सेकेंड पॉइंट, द टर्म माइक्रो की जगह पे क्या आ गया, मैक्रो। यहाँ पे गलती से मैक्रो। द टर्म मैक्रो डिराइव फ्रॉम द ग्रीक वर्ड मैक्रोज विच मीन्स लार्ज। सर माइक्रो भी ग्रीक से आया था, मैक्रो भी किधर से आया, ग्रीक से आया। वहां पे माइक्रो था MICRO, यहाँ पे MACRO। वहां पे माइक्रोज था MIKROS, यहाँ पे MAKROS। वहां पे स्मॉल था, यहाँ पे लार्ज है। तो द टर्म मैक्रो डिराइव फ्रॉम द ग्रीक वर्ड मैक्रोज विच मीन्स लार्ज। लार्ज मतलब एग्रीगेट। इट इज अ नैरो कॉन्सेप्ट। नैरो का उल्टा होता है बेटा ब्रॉड। इट इज अ ब्रॉड कॉन्सेप्ट। इट यूजेस स्लाइसिंग मेथड। स्लाइसिंग का उल्टा होता है बेटा लंपिंग। लंपिंग मतलब साथ में, मतलब होता है ना वो पिक्चर, तुम लोग कार्टून वार्टून देखते हैं, हाँ, उसमें देखा हावड़े लोग कैसा, उधर कैसा हावड़ा दिखा नहीं सकते ना इंसान को। नॉर्मल इंसान कैसा खाता है, इंसान के जैसा, मम्मी। और शैतान कैसा खाता है, पूरा ऐसा उठाते हैं, मुंह खोलते हैं और सीधा टॉम एंड जेरी वगैरह देखा कि नहीं, बाद में फिर ऐसा पेट लेके घूमता है। तो वो क्या कर रहा है, वो स्लाइसिंग पे भरोसा करता ही नहीं है, वो किस पे भरोसा करता है, लंपिंग पे भरोसा करता है। ठीक है, इट यूजेस लंपिंग मेथड। क्लियर है? फिर इट इज विद द इनकम थ्योरी। वो किसकी थ्योरी के बारे में बात कर रहा था, अब ये किसकी थ्योरी के बारे में बात कर रहा है, इनकम थ्योरी के बारे में बात कर रहा है। क्लियर? सर इनकम थ्योरी मतलब क्या, व्हाट इज इनकम थ्योरी? भाई साहब इनकम मतलब पैसा कमाया तुमने। लेबर तू क्या कर रहा है, बोला मैं वेजेस कमा रहा है। बोला तू वेजेस कमा रहा है तो ऑफिस में जाने वाला क्या कमा रहा है, बोला सैलरी कमा रहा है। बोला वेरी गुड। एंटरप्रेन्योर तू क्या कर रहा है, बोला प्रॉफिट कमा रहा हूं। भाई तू कौन है, बोला मैं इन्वेस्टर हूं। तू क्या करता है, बोला कैपिटल लगाता हूं, बदले में क्या मिलता था, इंटरेस्ट मिलता है। फिर एक को पूछा तुम क्या करते, बोला बोला मैं जमीन जायदाद बहुत है, उसको भाड़े पे जा, बदले में क्या मिलता है, रेंट मिलता है। बोले वाह बहुत अच्छी बात है, मतलब तुम पैसा कमा रहे हो, हाँ मैं तो पैसा कमा रहा हूं। अब कहानी में ट्विस्ट आता है, गवर्नमेंट बोलता है इफ यू आर मेकिंग अ मनी शेयर ऑफ प्रॉफिट गिवन टू अस, आपके इनकम में से एक हिस्सा मेरे को मांगता है। क्यों? क्योंकि हमने आपको क्या दिया, एम्प्लॉयमेंट दिया। क्या हमने दिया, एम्प्लॉयमेंट दिया। और एम्प्लॉयमेंट आपका क्या, हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। अगर हमको एम्प्लॉयमेंट मिल रहा है, अगर हमको एम्प्लॉयमेंट मिल रहा है तो बदले में आपको पैसा मिल रहा है, पैसा मिल रहा है इसका मतलब आपको इनकम का एक पर्टिकुलर हिस्सा देना पड़ेगा। समझा? तो इसको क्या कहते हैं, इनकम थ्योरी। क्या बोलेंगे सर, इनकम थ्योरी। कोई दिक्कत? फर्स्ट पार्ट, फर्स्ट स्लाइड में कोई डाउट? टू ब्रांचेस ऑफ इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स के कितने ब्रांचेस है, दो। कौन कौन से है, माइक्रो मैक्रो। ठीक है, माइक्रो मतलब स्मॉल, मैक्रो मतलब लार्ज। माइक्रो शब्द ग्रीक से आया है, माइक्रोज से, जिसका मतलब होता है स्मॉल। मैक्रो ग्रीक से आया है, मैक्रोज से, जिसका मतलब होता है लार्ज। ये स्लाइसिंग मेथड है, ये लंपिंग मेथड है, ये प्राइस थियरी है और ये इनकम थियरी है। कोई डाउट है क्या? पक्का? और ये नैरो कॉन्सेप्ट और इट इज ब्रॉड कॉन्सेप्ट। बहुत बड़ी दुनिया है इसकी। पक्का? श्योर? कॉन्फिडेंस लॉक किया जाए ना। बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट। अब यहां पर बात करते हैं भाई साहब की। अगर ये भाई साहब ना होता तो आपकी टेक्स्ट बुक में शायद माइक्रो और मैक्रो नहीं होता। सर क्या होता फिर? तो इसकी जगह पे कोई और आता। प्रकृति का नियम है, एक जाएगा तो दूसरा, तो ये नहीं आते तो कोई दूसरा आते।
ये भाई साहब को आपने टेक्स्ट बुक में भी देखा होगा, इनका नाम है प्रोफेसर रैगनर फ्रिच। ठीक है, प्रोफेसर रैगनर फ्रिच। ऑब्जेक्टिव्स के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी 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 इंपॉर्टेंट। सर आपको चैप्टर पढ़ाने का क्या ऑब्जेक्टिव्स पढ़ाने का, एक चीज मैं बताता हूं, जिस जिस बंदे ने OCSP इको बीके सब में ऑब्जेक्टिव्स को प्रायोरिटी नहीं दी, वही सब बंदों का परसेंटेज गिरा है। ऑब्जेक्टिव्स फॉर्मेलिटी नहीं है, इट इज प्रायोरिटी। ऑब्जेक्टिव सिर्फ फॉर्मेलिटी के लिए करने का नहीं है, इट शुड बी अ प्रायोरिटी। 20 में से 20 मिलना चाहिए। अगर ऑब्जेक्टिव्स में आपको 17, 18, 19, 20 का गेम चल रहा है, 17, 18, 19, 20, ब्रह्मा विष्णु महेश भी आकर आपको फेल नहीं कर सकते, अगर आपका ऑब्जेक्टिव तगड़ा है तो। ठीक है, उस पर अपन डिटेल में डिस्कशन करेंगे कि ऑब्जेक्टिव्स कैसे पढ़ने का डेली। ना कम तो प्रोफेसर रैगनर फ्रिच। अब ये भाई साहब प्रोफेसर रैगनर फ्रिच ने किया क्या? The term micro and macro firstly used by Professor Ragnar Fritsch in Oslo University in the year 1933। अब ये सेंटेंस को 2 बार रीड करो, बताओ इसमें कितने ऑब्जेक्टिव्स बन सकते हैं। पहला, माइक्रो एंड मैक्रो दोनों में से एक वर्ड दे देगा आपको क्वेश्चन में। फर्स्टली यूज्ड बाय प्रोफेसर रैगनर फ्रिच, ये नाम दे देगा। थर्ड, ओस्लो यूनिवर्सिटी दे सकता है, और 1933। 4 में से अगर एक भी आता, 25% ये सेंटेंस आपको वैसे ही दे देगा। और बड़े बड़े शहरों में से छोटे छोटे हादसे होते रहते हैं। आपने पढ़े तो बहुत हो गया, माइक्रो मैक्रो सब पढ़ा, ग्रीक पढ़ा, सब कुछ पढ़ा, लेकिन ये आया किधर से? तो प्रोफेसर रैगनर फ्रिच ने कब दिया? 1933 में। कभी दिया? 1933। कोई दिक्कत है? श्योर, कॉन्फिडेंस लॉक किया जाए? ओके। उसके बाद अब सबसे पहला याद कैसे रखने का, इसको 4 क्वेश्चन से याद रखने का। हु, व्हाट, वेयर एंड व्हेन। हु मतलब प्रोफेसर रैगनर फ्रिच। क्या दिया उन्होंने? माइक्रो और मैक्रो के टर्मिनोलॉजी, टर्म्स को उन्होंने क्या क्या इंट्रोड्यूस किया पहली बार। कब किया? 1933 में। ठीक है, सॉरी, वेयर कहां क्या? ओस्लो में। और वेन में क्या आएगा? 1933 आएगा। क्लियर है क्या? पक्का? ये 4 चीजें आपको याद होनी चाहिए। द टर्म माइक्रो एंड मैक्रो डिराइव फ्रॉम ग्रीक वर्ड, है ना, ग्रीक वर्ड से आया था, माइक्रोज एंड मैक्रोज, विच मीन स्मॉल एंड लार्ज। बट द टर्म माइक्रो एंड मैक्रो फर्स्टली यूज्ड बाय प्रोफेसर रैगनर फ्रिच इन द ईयर 1933 इन ओस्लो यूनिवर्सिटी। खत्म। अगर मान लो माइक्रो इकोनॉमिक्स का 2 मार्क का डिफाइन आ गया, तो मैंने आपको डिस्टिंग्विश बताया, वो 2 एक साइड उठा के लिख दो तो भी आपको 2 मार्क मिलेगा। और अगर उसमें एक लाइन और ऐड कर दिया तो सोने पे सुहागा। कौन सा? द टर्म माइक्रो डिराइव फर्स्टली यूज्ड बाय प्रोफेसर रैगनर फ्रिच इन 1933 इन ओस्लो यूनिवर्सिटी। उसके बाद द टर्म माइक्रो इज अ स्टडी ऑफ इंडिविजुअल यूनिट्स, इट्स अ नैरो कॉन्सेप्ट वगैरह वगैरह लिखने का। तुम ये मत बता कि तुमको कुछ नहीं आता, तुम ये बता तुमको सब कुछ आता है। हाँ, अगर तुम ये समझ लो, एग्जाम टफ नहीं होता है, एग्जाम से पहले की प्रिपरेशन टफ होती है। अगर आपने माइंडसेट रेडी कर लिया कि भाई मेरे को एग्जाम दे रहा हूं, मेरे को क्या लिखना है, एग्जाम में माइक्रो आ गया, मुझे क्या लिखना है पहले से मालूम होना चाहिए। मैक्रो आ गया, क्या लिखना है। रट्टा मारने से कुछ होने वाला, और जो अभी तक नहीं पढ़ा वो रट्टा मारना ही पड़ेगा। फिर समझा, साल भर समझा, पबजी के सारे रूल्स समझ लिए, लेकिन जो समझना था वो समझा नहीं। तो थोड़ा पढ़ो, थोड़ा रट्टा मारो, थोड़ी चीजें याद करो, थोड़ी चीजें लिखो, लेकिन दोनों का कॉम्बिनेशन करना जरूरी है। ठीक है माय डियर, बात इतनी हो गई। नेक्स्ट, अब माइक्रो और मैक्रो दोनों के बारे में डिस्कस करेंगे। माइक्रो को डिटेल में करेंगे और उसके बाद मैक्रो को करेंगे। ठीक है, टर्म माइक्रो, अब जो हमने वहां पर पढ़ा, जो हमने वो चीजें इलैबोरेट की, वही चीजें यहाँ पर वापस से आने वाली है। क्या दिया? सबसे पहले रीडिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट।
Microeconomics is a branch of economics that is concerned with the analysis of behavior of individual economic unit or variable. बात समझ में आ गई सर? पहला फर्स्ट स्लाइड में यही पढ़ा था अपन ने कि सर माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या है, इकोनॉमिक्स का एक ब्रांच है. फर्स्ट स्लाइड वही बता रहा था. सेकंड में मैंने क्या बताया था? इट इज कंसर्न विद द एनालिसिस ऑफ इंडिविजुअल इकोनॉमिक यूनिट और वेरिएबल. सर माइक्रो डील्स विद द इंडिविजुअल. माइक्रो किस पे डील करता है बेटा? इंडिविजुअल पे डील करता है. किस पे? इंडिविजुअल पे. कोई दिक्कत है क्या? उसके बाद डेफिनेशन ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स. नाउ डेफिनेशन याद करने आता है? तुमने याद किया है? सबसे पहला खतरनाक व्यक्तियों के नाम याद रखने की जरूरत है या नहीं? चैन से सोना है तो जाग जाओ, घर में भी वे तो भाग जाओ. ऐसा होता है. उसी तरीके से भाई साहब को भी याद रखना जरूरी है, बिकॉज ये है मॉरिस डॉब. अब ये मॉरिस डॉब का डेफिनेशन आपके टेक्स्ट बुक में ऑलरेडी दिया है. अब सबसे बड़ा सवाल आता है, वो एक कुछ इकोनॉमिक्स के टीचर जो परफेक्टली इकोनॉमिक्स लेते हैं, जैसे मेरे ऐसा नहीं, मैं पढ़ा रहा, वन शॉट ले रहा, सब कुछ है, लेकिन जो उनको पता है बच्चा पढ़ने वाला नहीं है, उसको डराएंगे. बोले डेफिनेशन रट्टा मारनेगा. डेफिनेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. डेफिनेशन में एक वर्ड इधर का उधर होना नहीं चाहिए. आई एग्री टू ऑल द टीचर्स. बट सवाल आता है डेफिनेशन याद ही क्यों करने का, जब अपने को मालूम है कि अपन याद करने जैसे. जब आपका डिफाइन अच्छे से है तो आपको मीनिंग पे कम फोकस करना है, और अगर आपका डिफाइन प्रॉपर नहीं है तो आप उसके एक्सप्लेनेशन पे फोकस करो. डेफिनेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट. मेरे को पता है डेफिनेशन जरूरी है, बट अगर आपको डेफिनेशन वर्ड टू वर्ड याद है तो जरूरी है. और अगर आपको वर्ड टू वर्ड याद नहीं है इन दिस सिचुएशन, आपको क्या करना है? उसकी मतलब, उसकी डिफाइन, उसके टर्मिनोलॉजी को एक्सप्लेन करने पे फोकस करना है. इट शुड नॉट बी मोर देन 5 लाइन्स बस. ना कम टू मॉरिस डॉब. क्या कहते हैं भाई साहब? माइक्रो इकोनॉमिक्स इज इन फैक्ट a microscopic study of the economy. What is microscopic? अब सवाल आता है सर व्हाट इज माइक्रोस्कोपिक? छोटी से छोटी बातें. आपने देखा होगा छोटे डॉक्टर सालुंके का नाम सुना है? सीआईडी देखा? सीआईडी बचपन में देखना चाहिए था, तभी ऐसे जमीन पे गिरे हुए लोग हैं. पूछता हूँ कुछ, बताते कुछ और है. डॉक्टर सालुंके के पास जाके आएगा तुम लोग, और डॉक्टर सालुंके ना एकदम अलग अलग तरीके की मशीन लेके बैठता है. मेरे को तो लगता है वो जो क्राइम पेट्रोल देख देख के आधे लोग क्राइम करते हैं, उसमें सब सिखाता है. ठीक है. अब उसमें माइक्रोस्कोपिक अप्रोच का मतलब क्या आता है कि भाई अपन माइक्रोस्कोपिक का मतलब कोई भी अगर पार्टिकल मैंने उस माइक्रोस्कोप के अंदर जूम करके देखा, सो उस पार्टिकल का चीरफाड़ कर सकते हैं अपन, इतना वो बड़ा दिखता है. चींटी को रखा तो चींटी के कितने पैर है वो भी दिखेगा, उसकी मुंडी किधर है वो भी दिखेगा, आंख कितनी बड़ी है वो भी दिखेगा. बट वो क्या है? माइक्रोस्कोपिक अप्रोच है. माइक्रोस्कोपिक में हर छोटी से छोटी चीज आप डिटेल में क्या कर सकते हो? एनालाइज कर सकते हो. क्लियर है? तो माइक्रोस्कोपिक अप्रोच आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है. ठीक है. नाउ नेक्स्ट, स्कोप ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स. एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है ना. कम टू पहला, कितने स्कोप ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स से बताओ कितने? 3. कौन कौन सा? थियरी ऑफ प्रोडक्ट प्राइसिंग, थियरी ऑफ फैक्टर प्राइसिंग, और थर्ड है थियरी ऑफ इकोनॉमिक वेलफेयर. ठीक है. तुमको पता था 3 थे? झूठ बोल रहे हैं. एरो देख के बोला ना, सच सच बोल. बाढ़ देखा? चलाओ ना, नैनो से बाढ़ है. सच सच बोल, बाढ़ देख के बोली ना, मतलब पढ़ के नहीं आते तुम लोग. खुशी तेरे को पता था बेटा कितने? अभी रुक जा.
अब बोल नाम। झूठ बोलते हैं। 21वीं शताब्दी के बच्चों ने क्या किया, बोलो झूठ बोलना सीखा। 3 थे। कहां से माना सर? एरो देख के मालूम पड़ा, मेरे को पता है, इसलिए मेरा एरो पहले आता है, बाद में न पॉइंटर आता है। चलो नाउ कम टू दिस। पहला क्या बेटा? थियोरी ऑफ प्रोडक्ट प्राइसिंग। थियोरी ऑफ प्रोडक्ट। सर व्हाट इज प्रोडक्ट? प्रोडक्ट मतलब सामान, गुड्स, है ना। अगर आप मार्केट में जाओ, पैसा दोगे, क्या करोगे? पैसा दें, कुछ तो खरीद के लाओगे, सही कि नहीं? लड़कियों को पैसा दे तो लड़कियां क्या खरीदेगी? प्रोडक्ट। लड़कों को देगे सर वो भी वही खरीदेंगे। मतलब मार्केट में जब आप कोई कमोडिटी को खरीदने जाते हो, सो उसके लिए 2 चीजों की जरूरत है। वन इज डिमांड, सेकेंड इज सप्लाई। सर कैसा? इंपॉर्टेंट क्या? कैसा। जब आप ये कैसा, व्हाट, व्हेन, व्हाई, वेयर, ये सब का मतलब अगर आप ढूंढोगे तो ही आपको समझेगा कि क्या है। मानो एक सन 2024 आपकी जिंदगी का एक हसीन पल गुजर ही रहा था, तब तक आपको याद आया, अरे ससुर अगले महीने में तो पेपर बा, और ये पेपर के लिए खाली 40 दिन बा, और ये 40 दिन में हम का करे बा। हमरा तो ओसी भी नहीं हुआ, इको भी नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ पढ़ के, अपन तो टनठन गोपाल। तो अभी ऐसे बच्चे क्या करते मालूम है? मार्केट में जाते, क्या करने वाले हैं? इकोनॉमिक्स का टेक्स्ट बुक ढूंढने। अच्छा बच्चा टेक्स्ट बुक ढूंढने कब जाता पता है? जून जुलाई में। और जो सबसे टॉप क्वालिटी का बच्चा होता है वो जनवरी में जाता है। सबसे नेक्स्ट लेवल का स्कॉलर कौन रहता है? जो एग्जाम के एक दिन पहले 20 ढूंढता है, भाई कुछ तो मिल जाए, तुम्हारे पास टेक्स्ट बुक नहीं है? बोला नहीं सर। तुम्हारे कभी खरीदा था? बोला हाँ खरीदा था। क्या किया? गुम गया, नहीं तो चोरी हो गया। बेस्ट रीजन रहता है। तो ऐसे लोगों के लिए अमृत आता है। अमृत मतलब दिसंबर जनवरी महीने में आता है। कोई 21 किताब लेकर आता है, 21 सेट, कोई लास्ट मिनट रिवीजन बुक लेकर आता है ना, सब लेके आते हैं, ताकि वो बच्चे कम से कम पास तो हो जाए। वो बुक आपकी मदद करने के लिए है क्या? यस। लेकिन उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट वो आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट करने के लिए। और अपन क्या करते हैं? कॉन्फिडेंस नहीं, अंकल वो मिनी जेरोक्स होता है क्या? अंकल बोलता है बेटा किधर, सेंटर किधर लगा? अच्छा बाजू में, चप्पल निकालू क्या तेरे को? मिनी जेरोक्स करने पहुंच जाते हैं। बेचा वो जो पब्लिकेशन वो भी बोलता रहेगा भाई क्या दे दिया इन लोग को हाथ में। और सबसे ज्यादा शॉर्टेज किधर होती है मालूम है? फेब्रुअरी मंथ में। कभी? फेब्रुअरी मंथ। स्टूडेंट्स हैव डिमांड बट दे हैव लेस सप्लाई। मान लो 21 सेट है, नवनीत का बुक है, टारगेट का बुक है, चेतना का बुक है, रिलायबल का बुक है, कोई भी किताब से आप पढ़ रहे हो, एक तो बच्चा ऐसा रहता है जो बोलता है अंकल इकोनॉमिक्स का कुछ मिलेगा क्या? उसको अंकल पूछता, अंकल बेटा तेरे को चाहिए क्या? एग्जैक्टली व्हाट यू वांट? अंकल कुछ है तो बताओ। तो अंकल बोलता व्हाट डू यू वांट, टेल मी। बोला अंकल हिंदी बोलो। तो मुझे इकोनॉमिक्स का आपको क्या चाहिए? बोला आपके पास क्या है? तो बोलता मेरे पास फिलहाल सिर्फ 21 बचा। बोला वही दे दो। और मान लो अगर उसके पास वो भी नहीं बचा तो वो क्या करेगा? दुकान वाला बाजू वाले से लाएगा, जेरोक्स मार के उसको 50 वाला 150 रुपए में देगा। वो 150 का 250 देने के लिए रेडी है। क्यों? ही हैज अ डिमांड बट मार्केट हैज नो सप्लाई। ढूंढ रहा है, जिसको ढूंढा गली गली वो मिला ही नहीं, सही कि नहीं? मतलब मार्केट में 2 चीजें साथ में काम करती है। अब तुम बोले कैसे साथ में कैसे काम करते? जैसे राम और श्याम साथ में आते हैं,
बंटू और शंटू साथ में घूमते हैं, है ना, सुरेश और रमेश साथ में मिलेंगे। उसी तरीके से डिमांड और सप्लाई हर प्रोडक्ट पे एप्लीकेबल होगा। इफ यू हैव अ डिमांड, देयर शुड बी अ सप्लाई। इफ देयर इज नो सप्लाई, देयर वुड नॉट बी एनी चांसेस टू मीट द पॉसिबिलिटी ऑफ डिमांड। सप्लाई ही नहीं है, कोई कितना भी मांगे डिमांड फुलफिल होने वाला नहीं है। सो ये जो पोजीशन है वो दो पॉसिबिलिटी लेकर आता है बेटा, एक एक्सेस, दूसरा शॉर्टेज। एक एक्सेस, दूसरा शॉर्टेज। सप्लाई ज्यादा है, डिमांड कम है, इट इज अ पोजीशन ऑफ एक्सेस। डिमांड ज्यादा है, सप्लाई कम है, डिमांड ज्यादा है, सप्लाई कम है, तो इट इज अ प्रॉब्लम ऑफ शॉर्टेज। समझ में आ रही बात? तो जब भी आप बात करोगे थियरी ऑफ प्रोडक्ट प्राइसिंग की, तो प्रोडक्ट हमेशा दो चीजों के साथ आता है, डिमांड और सप्लाई, डिमांड एंड सप्लाई, डिमांड एंड सप्लाई। क्लियर है? अभी देखो एपीटी का एग्जाम आने वाला सबका, सबके कॉलेज में एपीटी का बोला रहेगा बुक खरीद के लेके आओ, और उस ज्यादातर कंपनियों कौन सी रहेगी, रिलायबल रहेगा। सबका ज्यादातर रिलायबल का एपीटी है, क्योंकि एक या दो ही ऐसी कंपनी जो एपीटी का बुक बनाती है, तो उनका क्या है, डिमांड ज्यादा है। सो यू हैव टू मेक द कंटीजेंसी टू फुलफिल, तो उनको सप्लाई भी वैसा करना पड़ता है। तो डिमांड एंड सप्लाई, हर प्रोडक्ट के साथ क्या आएगा, दो चीजें, डिमांड एंड सप्लाई, डिमांड एंड सप्लाई। नाउ कम टू नेक्स्ट, फैक्टर प्राइसिंग। क्या है फैक्टर में? मैंने आपको चार चीजें बताई। कितने फैक्टर्स है बेटा अपने? टोटल 4। कौन कौन से? लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, 4 फैक्टर्स है। उस 4 फैक्टर्स के बारे में अपने को यहाँ पर डिटेल में पता करते, तो उसको बोलते हैं फैक्टर प्राइसिंग। रेंट किसके बदले में आता है बेटा? वेजेस, लेबर के बदले में आता है। इंटरेस्ट कैपिटल के बदले में मिलता है, और प्रॉफिट। अगर ये 4 चीजें साथ में न हो तो आपका कोई भी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन वर्क करेगा ही नहीं, कोई भी प्रोडक्शन वर्क करेगा ही नहीं। बात समझ में आ रही है? श्योर, कॉन्फिडेंस, लॉक किया जाए। ना कम टू नेक्स्ट, थियरी ऑफ इकोनॉमिक वेलफेयर। थियरी ऑफ इकोनॉमिक वेलफेयर, पहला है एफिशिएंसी इन प्रोडक्शन, सेकंड एफिशिएंसी इन कंजम्पशन, थर्ड ओवरऑल इकोनॉमिक एफिशिएंसी। अब पहला जब बात करते हैं हम प्रोडक्शन एफिशिएंसी की, तो भाई साहब अगर आपके पास प्रोडक्शन प्राइसिंग अवेलेबल है और अगर आपकी फैक्टर प्राइसिंग साथ में काम कर रही है, सो आपको किसके ऊपर फोकस करना है? प्रोडक्शन के। आपको किसके ऊपर फोकस करना है? अगर आपका प्रोडक्शन बढ़ेगा, प्रोडक्ट की एफिशिएंसी बढ़ेगी, प्रोडक्शन की कैपेसिटी बढ़ेगी, सो उससे आपका वेस्टेज कम होगा और प्रॉफिट ज्यादा होगा। सो हर कंपनी चाहती है कि भाई साहब आपकी एफिशिएंसी क्या होनी चाहिए? बढ़नी चाहिए, और एफिशिएंसी बढ़ेगी तो आपका प्रॉफिट भी बढ़ेगा, है ना। वो तुम लोगों ने गन्ने का जूस वाले को देखा? बेचारा गन्ना भी जो अंदर जाता होगा ना मशीन के अंदर, बोलता है भैया हम तो छोड़ दो, कितना निचोड़ोगे, कितना चूसोगे, अब तो मेरे अंदर जान ही नहीं बची है। वो बेचारा 3 गन्ना डालता है, उसमें 3 गन्ने में 3 ग्लास निकलना चाहिए, भैया चौथा तो बहुत मुश्किल से निकालता है, बेचारा मर जाता। गन्ना भी बोलता है भाई अब तो मैं अलग होके ही मानूंगा, तो भी वो ऐसा पूरा ऐसा लपेट के अंदर एक मर वापस बोले 1 ग्लास और निकाल देते। व्हाट ही डज, वो क्या करता है? वो प्रोडक्शन की एफिशिएंसी बढ़ा रहा है ताकि उसको 1 ग्लास एक्स्ट्रा मिले, 1 ग्लास एक्स्ट्रा सेल होगा, 1 ग्लास का एक्स्ट्रा प्रॉफिट उसको मिलेगा। समझा? नेक्स्ट, एफिशिएंसी इन कंजम्पशन। एफिशिएंसी इन कंजम्पशन, सर व्हाट इज कंजम्पशन? जो आप कंज्यूम करते हैं, कंज्यूमर के बारे में बात हो रहा है। घर में 15 किलो चावल आया, अरे छोड़ो, पर तुम लोग क्या, तुमको सबसे बेस्ट बटर चिकन खाते तुम लोग सब लोग? बटर पनीर, पनीर तो खाते रहेंगे, ऐसा झूठ नहीं बोलने का। वेज और नॉन वेज दोनों आइटम का डिस्कशन है, पनीर और बटर। जो नॉर्मल पब्लिक होती है वो क्या करती है? खाती है ऐसे चम्मच से,
जो अल्ट्रा लेजेंड प्रो वाले रहते हैं ना वैसा तो पैसा खाया कि नहीं खाया? अरे वो केक वाले भी देखो, केक के हैप्पी बर्थडे टू यू, इसको खिलाया, सबको खिलाया। अब बंदा लास्ट में क्या बचाने में नीचे का प्लेट, अब वो क्या करता है, उंगली रहता है ऐसा पूरा अच्छे से और अच्छे से उसको चाटने की कोशिश करता है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या कर रहा है, वो पूरा एफिशिएंटली क्या कर रहा है, उसको यूटिलाइज करने की कोशिश कर। तो कंजम्पशन में एफिशिएंसी होगी, सो आपकी जो यूटिलिटी है, आपकी जो कंज्यूमिंग पावर है, या आप उसका एफिशिएंट तरीके से अगर आपने कंजम्पशन किया है तो वो वेस्टेज की तरफ जाने वाला नहीं है। अरे प्रोडक्शन में वेस्टेज अगर नहीं होगा तो आपका प्रॉफिट बढ़ेगा, कंजम्पशन में अगर वेस्टेज कम होगा तो उससे आपके खर्चे कम होंगे, समझा? एंड थर्ड आता है इकोनॉमिक एफिशिएंसी, जिसमें प्रोडक्शन और कंजम्पशन दोनों के बारे में डिस्कस किया जाता है। बात समझ में आ रही है? यस और नो? पक्का, श्योर, कॉन्फिडेंस, लॉक किया जाए? नेक्स्ट नेक्स्ट आ जाओ, फीचर्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है, फीचर्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है, जिसका आपको बेसब्री से इंतजार था वो क्वेश्चन आ गया। ऐसा सर अब तो क्या पढ़ा, वो टाइम पास था क्या? नहीं बेटा, वो भी तो जरूरी है। इकोनॉमिक्स के पेपर में रोता कौन है पता है? जो इंपॉर्टेंस पढ़ता है। पहला चीज, इंपॉर्टेंस कब पढ़ा जाता है पहले वो बता देता हूं। पूरा पढ़ने के बाद इंपॉर्टेंस पढ़ा जाता है तो वो खुश रहता है। जिसने इकोनॉमिक्स से 40 आंसर बाहर किए, अब वो 20 आंसर बाहर करेगा, उसको पता है 20 आंसर में क्या था और 20 में फोकस करना है, वो इंपॉर्टेंस उसको बहुत मदद करेगा। और जो सिर्फ 20 पढ़ के आ जाता है, सिर्फ 20, क्योंकि किसी ने आके कहा जाएगा, मैं बोल रहा हूं ना, यही चाहेगा, ऐसा बोलते हैं टीचर लोग, आते हैं यूट्यूब पे आते हैं, मैं जो दे रहा है वही आएगा। मैं भी देखता, मेरे को फॉरवर्ड, बच्चे लोग फॉरवर्ड कर, सर ये सर ने ना ऐसा बोला, टेलीग्राम पे मैसेज करते, सर ये सर है ना इकोनॉमिक्स के सिर्फ 4 क्वेश्चन बोले, बोले 8 नंबर में यही 4 क्वेश्चन में से आएगा। तीन आता है, सर ने 4 दिया। 2021 का पहला पेपर हुआ, 2020 में कोरोना था, सितंबर का 21 में हुआ, 2000 सॉरी सितंबर 2020 में एग्जाम पहला बोर्ड का नया सिलेबस से हुआ। मार्च 21 उसमें कॉम्पिटिटर अपना अपन महा रिविजन लिए, वो सर ने 4 क्वेश्चन दिया कि 8 मार्क के क्वेश्चन के लिए यही 4 क्वेश्चन आएगा, लिख के ले लो। बच्चा लिख के ले लिया, मेरे को फॉरवर्ड किया, जय सर को किया, हेमल सर को किया, सबको फॉरवर्ड किया। बच्चा बोलता सर ये सर ने 4 ही क्वेश्चन दिया, यही पढ़ के जाऊं क्या? अब मेरे मन में, सबके मन में ये आ रहा है, जब तेरे को उस पर भरोसा है तो हमको क्यों पूछा? उसको बोले बेटा पढ़ ले, लेकिन साथ ही साथ महा रिविजन देख लेना। मैं तो यही बोला, 4 के अलावा सब आया। चार के अलावा व्यूज 96,000, पढ़ो 96,000 जिन लोगों ने सिर्फ 4 ही क्वेश्चन पढ़ के गया रहेगा। अगला वीडियो कमेंट ऑफ, इकोनॉमिक्स का पेपर एनालिसिस, मेरा लाइव चालू है, उधर लाइव चालू है, दोनों का लाइव चालू है। मेरे लाइव में मैं बताता हूँ, ये क्वेश्चन मैंने ये वीडियो महा रिविजन की वीडियो में इतने बजे बताया था, जाके चेक कर लेना। भाई ने कमेंट ही ऑफ करके रखा है। सो इसीलिए जो छोटे छोटे क्वेश्चंस होते हैं ना, वो आपको कॉन्सेप्ट बिल्डिंग में मदद करता है। बड़े आंसर्स पढ़ो, फीचर्स ऑफ माइक्रो मैक्रो पढ़ो, लेकिन स्कोप 2 मार्क के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ो। अरे सुना तो रहेगा, कान में तो जाएगा, 2 बार पढ़ा रहेगा तो याद तो रहेगा कि 4 वर्ड सर ने बताया तो सर वो 4 वर्ड तो लिख के आएगा। सेंटर इज, एम, आर, वाज, वेयर, विल, शैल, शुड, कुड, मे, माइट, कुछ तो लगाएगा, सेंटेंस बनाएगा, लिख के मिशन पेपर भरो।
मरो या करो मिशन पेपर भरो। भर के आने का, लेकिन राम पूछा तो श्याम नहीं लिखाने का। नाउ फीचर्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। पहला फीचर्स स्टडी ऑफ इंडिविजुअल यूनिट्स। बार बार कह रहा है, हर बार कह रहा है, बार और आगे भी कहते रहेंगे कि माइक्रो इकोनॉमिक्स मतलब स्टडी ऑफ इंडिविजुअल यूनिट्स, दैट्स इट। उसमें दो वर्ड इस्तेमाल करने का, कौन कौन सा वर्ड? दो वर्ड इस्तेमाल करने बोला है, दो वर्ड। जो क्लास में प्रेजेंट है उनका दिमाग कहीं और है, लंदन, बताओ किधर गए और किसके साथ गए वो भी बताओ। बर्फी जावेद के साथ तो नहीं गए भाई साहब? दो वर्ड कौन कौन सा था? दो वर्ड कौन कौन सा था? एक वर्ड था पर्टिकुलर और दूसरा था इंडिविजुअल। अगर ये दो वर्ड कहीं पे भी दिख गए तो समझ जाना इट इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है सर, इसके अलावा कोई और वर्ड आ सकता है क्या? पर्टिकुलर इंडिविजुअल के अलावा कुछ और वर्ड आ सकता है क्या? नहीं, ज्यादातर और भी कई लिमिटेड आएगा, लिमिटेड वर्ड आ सकता है, लेकिन वो इंडिविजुअल एक ही चीजों के बारे में फोकस करेगा। सेकेंड आता है प्राइस थ्योरी। इस पे हमने डिटेल डिस्कशन किया कि देयर आर 4 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। लैंड को बदले में रेंट मिलता है, लेबर को बदले में वेजेस एंड सैलरी मिलता है, उसके बाद कैपिटल को बदले में इंटरेस्ट और एंटरप्रेन्योर को बदले में प्रॉफिट मिलता है। और ये जो 4 रिटर्न ऑन फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है इसी को कहा जाता है प्राइस थ्योरी। फिर आ जाओ पार्शियल इक्विलिब्रियम। सो व्हाट इज पार्शियल इक्विलिब्रियम? ये क्या कहता है कि जब जब हम किसी प्रोडक्ट के बारे में बात करेंगे तो हम उस प्रोडक्ट के सिर्फ एक फैक्टर को कंसीडर करेंगे। कितने फैक्टर को? सिंगल फैक्टर कंसीडर करना है। वी विल नॉट गोइंग टू टॉक अबाउट एनी अदर देन प्राइस। सिर्फ किसके बारे में बात करेंगे? प्राइस। सो ये बोलता है हम लोग कैटरिस पैरिबस का अजम्पशन भी फॉलो करते हैं, समझा? वो क्या बोलता है? अदर थिंग्स बीइंग कांस्टेंट, व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट प्राइस इट इज ऑलवेज स्ट्रेट फॉरवर्ड टू द प्राइस। जैसे पानी की बोतल आपने देखा होगा, एक बिस्लरी आती है, एक बिल्सलेरी आती है ना, एक्वाफिन आता है, मेलबॉर्न आता है, ऐसे छोटी मोटी सब कंपनियों के अपने अपने पानी की बोतल आते हैं। अब आप जिस दुकान में जाते हो आपको बिस्लरी आप मांगते हो, लेकिन मिलता क्या? कुछ और। बहुत कम दुकान वाले बिस्लरी रखते हैं बिकॉज उनका प्रॉफिट मार्जिन बहुत ही कम होता है, लेकिन जो चालू कंपनी का पानी होता है उसमें प्रॉफिट मार्जिन ज्यादा होता है। एमआरपी सबकी 10 है, एमआरपी सबकी 10 है, लेकिन सबका प्रॉफिट मार्जिन बढ़ जाता है। जैसे किसी कहीं पे जाओ तो किसी को 4 रुपए की बोतल आती है तो 6 रुपया प्रॉफिट, बिस्लरी में 2 रुपया 2.5 रुपया प्रॉफिट है, इसलिए वो कम मार्जिन वाला है तो उन लोग कम रखते हैं। जो लोकल दुकानदार वाले होते हैं वो बिस्लरी रखते ही नहीं है क्योंकि मार्जिन कम है ना भाई, पैसा कमाने बैठे अपन, है ना। तो उन लोग क्या करते हैं? तो अभी तुमको जब कंपैरिजन करना है, व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट कंपैरिजन, चलो आज बिस्लरी का कंपैरिजन करते हैं। तो आपने देखा कि मार्केट में 20 तरीके के पानी की बोतल अवेलेबल है, पहला। अब आपको यहाँ पे कहा गया कि सबसे सस्ती और सबसे महंगी बोतल क्या है, तो यहाँ पे आप प्राइस के बारे में बात कर रहे हो तो बाकी चीजें आपको ध्यान देनी नहीं है। ब्रांड वैल्यू के ऊपर बात नहीं करनी है, ब्रांड इक्विटी के ऊपर बात नहीं करनी है, आपके डिमांड एंड सप्लाई के ऊपर आपको बात नहीं करनी, आपको सिर्फ एक ही चीज के बारे में बात करना, दैट इज प्राइस। इसको कहते हैं पार्शियल इक्विलिब्रियम। सेकेंड, बेस्ड ऑन सर्टेन एजम्पशन। ये क्या कहता है? जब मैं माइक्रो इकोनॉमिक्स की बात कर रहा हूं ना तो हम ऐसा अज्यूम करेंगे कि बाकी सारी चीज चंगा है। चंगा मतलब बहुत अच्छा है, देश में सभी के पास जॉब है, 100% एम्प्लॉयमेंट, नो पॉवर्टी, ऐसी सारी चीजों को अज्यूम करना पड़ता है बिकॉज हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? माइक्रो, एक पर्टिकुलर चीज के बारे में बात कर रहे हैं, तो हमें अज्यूम करना पड़ेगा कि बाकी सब क्या है, अच्छा चल रहा है, इस वजह से हम डिटेल में एनालिसिस कर रहे हैं, समझा? तो बेस्ड ऑन सर्टेन अजम्पशन। बट हम सबको पता है
ऑल दीज आर दी assumptions आर अनरियलिस्टिक. क्या बोला बेटा? ये सारे जो assumptions है वो क्या है? अनरियलिस्टिक assumptions है. एनालिसिस ऑफ मार्केट स्ट्रक्चर. एनालिसिस ऑफ, अब मुझे बताओ मार्केट स्ट्रक्चर कैसा होगा भाई साहब. अगर आप किसी दुकान में घुस जाओ तो वहां पे आपको क्या मिलेगा वो भी आपको समझना है ना. जैसे आप किराने की दुकान में जाते हो, आपको किराने की दुकान में क्या क्या मिलेगा? अगर आपको किराने की दुकान में जाओगे तो किराने का सामान मिलेगा. लेकिन अगर आप जनरल स्टोर में पहुंच जाओ, वो जनरल स्टोर इज नथिंग बट अ कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल. उधर क्या करेगा? बच्चों का प्रोडक्ट भी मिलेगा, ठीक है, किराने की दुकान भी है छोटी सी, उसके अंदर ठंडा छोटा मोटा डेयरी भी चला रहा है, वो दूध भी मिलेगा, दही भी मिलेगा, पनीर भी मिलेगा, सब कुछ मिलेगा, पेप्सी एप्सी भी चला रहा है, और भाई साहब छोटा मोटा सब. मतलब ये जनरल स्टोर वाले वैसे. अब ये क्या बोलता है? मार्केट स्ट्रक्चर देखो. अब मार्केट स्ट्रक्चर क्या बोलता है कि पूरे एरिया में कितनी दुकानें, पहले वो एनालाइज कर. बोला सब पूरे एरिया में एक ही दुकान है तो मोनोपोली हो गया. इस वजह से वो प्रोडक्ट के क्या अपने हिसाब से लाता है, अपने हिसाब से बेचता है. कभी कभी तुमने सुना है ठंडा करने का चार्ज लगता है, पेप्सी वेप्सी 40 रुपए की बॉटल 42 रुपए मांगेगा. 99 की बॉटल है वो 100 रुपए लेता, बोलता है पूछेगा 1 रुपए एक्स्ट्रा की 2 रुपए एक्स्ट्रा, बोलता है ठंडा करने का चार्ज लगता है. भाई ये क्या लॉजिक है तेरा? तू क्या गरम गरम मेरे को बिस्लरी लाके देगा या गरम गरम मेरे को थम्स अप लाके दे? भाई ठंडे वाली चीज ठंडा करके देगा पड़ेगा तेरे को. और तुझे कंपनी में मार्जिन तो मिल रहा है ना, लेकिन वो अपनी वो अपना दम क्यों चला लेता है? बिकॉज वो आजू बाजू में कोई कंपटीशन नहीं है. देयर इज नो कंपटीशन एट ऑल. इफ देयर इज नो कंपटीशन तो उसका मार्केट स्ट्रक्चर क्या रहेगा भाई? मोनोपोली वाला. लेकिन अगर उसके सामने सामने और कोई खड़ा हो गया, कंपटीशन में खड़ा हो गया, तो मोनोपोली कन्वर्ट किस में हो जाएगा सर? डिओपोली में. किसमें? अब वो क्या करेगा? दोनों एक दूसरे से क्या करे? कंपटीशन करे. दोनों एक दूसरे से क्या करे? कंपटीशन कर रहे. तीसरे ने एक और एंट्री कर लिया, अब वो भी उसी तरीके का प्रोडक्ट कर रहा है, तो उसको क्या बोलेंगे? ओलिगोपोली. क्या बोलेंगे? अब देखो मार्केट में 3 4 5 6 7 लोग एंटर कर लिए, तो अब वो मार्केट स्ट्रक्चर कन्वर्ट हो जाएगा परफेक्ट कंपटीशन या मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में. आज अगर आप मोबाइल लेने के लिए जाओगे, क्या पूरे दुकान में एक ही तरीके का मोबाइल है? नहीं, आपके पास बहुत सारी कंपनियां अवेलेबल है. ईच कंपनी इज कॉम्पिटिंग विथ ईच अदर. हर कंपनी दूसरे से क्या कर रही है? कंपटीशन कर रही है ना. देखा है कि नहीं? पहले क्या होता था कि लोग मोबाइल खरीदते थे अपनी यूज के लिए, फोन आना चाहिए, फोन जाना चाहिए. अब लोग खरीदते हैं मोबाइल कम्युनिकेशन से ज्यादा अपने एंटरटेनमेंट के लिए. यूट्यूब चाहिए, तो अब सेकेंड जनरेशन जो आई वो एंटरटेनमेंट वाली आई. फेसबुक पे अपना टाइम स्पेंड करने लगी, गाना वाना लगा के गाना वगैरह सुनने लगी. अब जो थर्ड जनरेशन ऑफ मोबाइल आया है वो क्या बोलता है? सेल्फ इनकरेजमेंट. सर सेल्फ इनकरेजमेंट क्या बोलता है? कि अभी के टाइम के लोगों को अपने आप को एक्सप्लोर करने में मजा आता है. सो उसके लिए क्या चाहिए? कैमरा अच्छा चाहिए. तो अब मोबाइल कंपनी क्या करते हैं? मेगा पिक्सल बढ़ाती जा रही है. 20 मेगापिक्सल, 50 मेगापिक्सल, 150 मेगापिक्सल. और जब वो दुकान में आप खरीदने जाते हो तो ऐसा लाइट लगी रहती है, वहां पे बंदरिया भी सुंदरिया लगती है, और कैमरा उधर ही चेक करेंगे. अच्छा ये नहीं पूछेंगे अंकल इसमें कॉल आएगा कि यही आएगा, अंकल इसके कैमरे कैसे, कैमरे ओम करके देखते रहते हैं. क्योंकि वो सेकंड उनको पता है हर मोबाइल में फोन आएगा, हर मोबाइल में फोन जाएगा, यूट्यूब चलेगा, सब कुछ चलेगा, लेकिन मेरे को मोबाइल चाहिए सेल्फ एक्सप्लोरेशन के लिए. मेरे को इंस्टा पे अपडेट करना है, मेरे को स्नैपचैट चलाना है इसको. तो अब यहाँ पे मार्केट कंपटीशन ऐसा हो गया है कि एक दूसरे से वो कॉम्पीट करे. किसके लिए? प्राइसिंग के लिए नहीं, फीचर्स के लिए. इसीलिए आपको उसका मार्केट कंडीशन समझना पड़ेगा कि वो मार्केट किस तरीके का है. ठीक है, आप कोई भी कंपनी उतार के लेके आ जाओ, अगर आपका प्रोडक्ट में दम है आपका प्रोडक्ट बिकेगा, बट वो प्रोडक्ट
कस्टमर की रिक्वायरमेंट के हिसाब से होनी चाहिए और वो डिफरेंशिएट भी होना चाहिए. यूज ऑफ मार्जिनलिज्म प्रिंसिपल. मार्जिनलिज्म मतलब देयर आर सम लिमिटेशन. अरे माइक्रो इकोनॉमिक्स करते समय कुछ लिमिटेशंस है. पहला लिमिटेशन, एक एग्जांपल देता हूं. मान लो आपका दांत दर्द दे रहा है, तो कौन सा हॉस्पिटल जाओगे या कौन से डॉक्टर के पास जाओगे? डेंटिस्ट के पास जाओगे. ऐसा है कि अंकल अंकल वो बाजू में है ना, बहुत मस्त दवा देता है. वो इतना मस्त दवा दे, उसको पूछा बेटा क्या कर, वो मेरा बुखार था ना तो वो दवा दिया, मस्त ठीक हो गए. ठीक है, बुखार के टाइम पे दांत का क्या लेना देना? अंकल मेरा है ना वो आंख में आंख दुख रहा है, तो अंकल वही दुकान वही मेडिकल पे जाने का या वही डॉक्टर के पास जाने का, आंख की दवा भी देता है, वो दांत की दवा भी दे रहा है, वो कान की दवा भी दे रहा है, सब कुछ दे रहा है. एक डॉक्टर सब देख सकता है क्या? मतलब ही इज अ जैक ऑफ ऑल बट मास्टर ऑफ नन. मतलब आता उसको सब कुछ है बट मास्टरी किसी में नहीं है. लेकिन जब आप किसी हॉस्पिटल में एंटर करते हो तो वहां पे लिखा होता है ऑर्थोपेडिस्ट. ऑर्थोपेडिस्ट मतलब सिर्फ हड्डियों का डॉक्टर है. न्यूरोलॉजिस्ट सुना है कि नहीं? ऐसा सब स्पेशलाइजेशन है उनका. हाँ, सब एक एक कर, मतलब वो स्पेशलिस्ट है. वो बोलता है भाई तेरे को बुखार है, मैं बुखार नहीं देखता. हाँ, डेंटिस्ट में दांत देख सकता है. तो तुम डेंटिस्ट के बाहर लाए तो वो डेंटिस्ट वाला दांत ही चेक करेगा तुम्हारा. उसका बाकी के रेस्ट्रिक्शंस है कि भाई मेरे को सिर्फ एक ही जगह पे क्या करना है, फोकस. तो माइक्रो भी क्या बोलता है कि व्हेन वी आर एनालाइसिस अ पर्टिकुलर कमोडिटी, पर्टिकुलर फर्म, बाकी की चीजों को हमें क्या करना पड़ेगा, अवॉइड. तो हमें वो मार्जिनलिज्म प्रिंसिपल फॉलो करना पड़ेगा. नेक्स्ट, लिमिटेड स्कोप. क्या है सर? व्हाट इज लिमिटेड स्कोप? दायरा. जैसे हमने पढ़ा था ब्रॉडर कॉन्सेप्ट, नैरो कॉन्सेप्ट. ये नैरो कॉन्सेप्ट है. आप सारी चीजें सॉल्व नहीं कर सकते, आपकी एक लिमिटेशन है. अगर जिसकी मार्जिनलिज्म प्रिंसिपल एप्लीकेबल होता है, इसका मतलब उसके पास लिमिटेशंस है. आप सारी चीजें एप्लीकेबल कर नहीं सकते, आपके हाथ बंधे हुए हैं. वैसे माइक्रो इकोनॉमिक्स एनालाइज करते समय भी आपको कुछ चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा. क्लियर है? एंड लास्ट, स्लाइसिंग मेथड. क्या है सर? पक्का, श्योर, कॉन्फिडेंस. नेक्स्ट नेक्स्ट क्या है? माइक्रो इकोनॉमिक्स. सबसे पहले माइक्रो पढ़ा, अब मैक्रो की तरफ आ जाओ. जो पॉइंटर्स मैंने वहां पर लिखे थे वही पॉइंटर्स एज इट इज है, बट कहानी में थोड़े से ट्विस्ट के साथ. It is a branch of economics which studies the behavior of all economic unit combined together. अगर हमने सारे फैक्टर्स ऑफ जैसे लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर चारों को कंबाइन किया तो क्या बनेगा? फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन. अगर कोई कमोडिटी आपको कंज्यूम करने के लिए चारों चीजें एक साथ लगेगी तो इसका मतलब वो कंबाइंड एक्टिविटी है. इट इज एनालिसिस ऑफ मैक्रो. वो सबके बारे में एक साथ सोचा जाएगा. मैक्रो इकोनॉमिक्स इज स्टडी ऑफ एग्रीगेट्स. किसके बारे में बात कर रहा है वो? एग्रीगेट्स के बारे में बात कर रहा है. बार बार चीजें रिपीटेटिव है. इट इज अ स्टडी ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम सच एज पूरा सब ब्रह्मांड जैसा. इट इज कॉल्ड एज एग्रीगेट इकोनॉमिक्स. क्लियर है? डेफिनेशन में भाई साहब को याद रखो, कार्ल शैपिरो. सबसे पहला, मैक्रो इकोनॉमिक्स डील्स विद द फंक्शनिंग ऑफ द इकोनॉमी एज अ होल. देश कैसे चलेगा वो कौन डिसाइड करता है? मैक्रो. देश के अंदर नेशनल इनकम क्या है, पर कैपिटा इनकम क्या है, जीडीपी क्या है, जीएनपी क्या है, एनएनपी क्या है, ये सारी चीजें के बारे में डिस्कशन करना. बैंकिंग सेक्टर, बैंकिंग सिस्टम के बारे में, सेंट्रल बैंक क्या करेगा, कमर्शियल बैंक कैसे काम करेगा, स्टॉक मार्केट कैसे काम करेगा, मनी मार्केट, कैपिटल मार्केट, सारे डेरिवेटिव मार्केट कैसे काम करेंगे, देश की इकोनॉमी को कैसे आगे लेके जाएगा, इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे होगा, पॉवर्टी कैसे कम की जाएगी, लोगों का एम्प्लॉयमेंट कैसे जनरेट करके दिया जाएगा, हॉस्पिटल्स कैसे डेवलप करने हैं, है ना. ये सारी चीजों पे डिस्कशन कौन करता है? इन सारी चीजों पे डिस्कशन कौन करेगा? मैक्रो इकोनॉमिक्स करता
बात समझ में आ रही है? नेक्स्ट, स्कोप ऑफ मैक्रो कितने हैं? 4। समझ गया, इसलिए पहले बाढ़ दिखे में गाने वाला है। पहला क्या है बेटा? थियरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, थियरी ऑफ जनरल प्राइस लेवल, थर्ड ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, एंड फोर्थ मैक्रो थियरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। पहला थियरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, सेकेंड थियरी ऑफ जनरल प्राइस लेवल, थर्ड थियरी ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, फोर्थ मैक्रो थियरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। अब ये किसके बारे में डिस्कस करता है? पहला थियरी ऑफ इनकम और एम्प्लॉयमेंट किसके बारे में डिस्कस करता है? फ्लक्चुएशन लेवल ऑफ इनकम, आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट। आपने कोई कंपनी सेटअप की, आपने कोई इंडस्ट्री सेटअप किया, आपने कोई फर्म सेटअप किया, उससे देश का क्या भला हुआ? उससे एम्प्लॉयमेंट जनरेट हुआ या नहीं हुआ? अगर लोगों का एम्प्लॉयमेंट जनरेट हुआ तो लोगों को क्या मिलेगी? इनकम। इनकम मिला तो लोगों की स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ेगी कि कम होगी? बढ़ेगी। सर व्हाट इज स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग? रहने खाने पीने का स्तर। मानो आपके घर में कोई सदस्य जो कमा के ला रहा है दिन का 400 रुपया, कितना? 400। तो आपका दिन का खर्चा किस हिसाब से मैनेज होगा? 400 रुपए के हिसाब से। लेकिन जैसे ही वो इनकम आपकी 400 से बढ़ के 1000 रुपया हो गई, कितनी हो गई? 1000। तो व्हाट विल हैपन? अब आपके खर्चा करने का स्टाइल भी क्या हो जाएगा? चेंज। जहां पे आप राशन के चावल खाते थे, 30-35 रुपया किलो वाला चावल आप खाते थे, वहां पे आप बोलोगे आप मम्मी अच्छा खासा कमाई तो आ रही है थोड़ी बहुत, एक काम करते थोड़ा सा हम लोग खाने में भी अपग्रेडेशन करते हैं, 30-35 वाले चावल की जगह पे हम 40-50 वाला चावल खाते हैं, थोड़ा अच्छी क्वालिटी खाएंगे। हो सकता है दिन में हम लोग बाहर भी खाने के लिए जा सकते हैं, 1 हफ्ते की कमाई बचा जाकर महीने भर में एक बार खाना बाहर भी खाने जा सकते हैं। तो व्हाट इज द एग्जैक्टली द प्रॉब्लम? कि अगर आप एम्प्लॉयमेंट जनरेट करोगे तो लोगों को जॉब मिलेगी। एक नई इंडस्ट्री सेटअप किया, इंडस्ट्री से लोगों को जॉब मिला, जॉब मतलब एम्प्लॉयमेंट, लोगों ने जॉब करना चालू किया तो उनको पगार मिलेगी, सैलरी मिलेगा, वेजेस मिलेगा, उनकी इनकम आई तो वो पैसे का क्या करेंगे? अपने ऊपर इस्तेमाल करेंगे, अपने फैमिली के ऊपर इस्तेमाल करेंगे, तो उनके रहने खाने पीने का स्टैंडर्ड बढ़ेगा। इसी को कहते हैं स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। तो पहला क्या किसके बारे में डिस्कस करता है? इनकम और एम्प्लॉयमेंट के बारे में। सेकेंड क्या बोलता है? जनरल प्राइस लेवल, दैट इज फ्लक्चुएशन ऑफ प्राइस लेवल। आपने सुना होगा कि मान लो इंडिया का किसी कंट्री के साथ डिस्प्यूट शुरू हो जाता है, किसी भी कंट्री के साथ अगर डिस्प्यूट शुरू होता है, हमारे ऊपर क्या फर्क पड़ता है? हमारे ऊपर फर्क पड़ता है कि हमारे पास आने वाला अगर पेट्रोल, डीजल जैसे जो एलिमेंट जो हम लोग बाहर से क्या करते हैं? इंपोर्ट करते हैं, उसके प्राइस सडनली बढ़ जाते हैं। हाँ है ना? सुना है कि नहीं? जैसे अगर मान लो दुबई के साथ अपना कुछ पंगा वंगा हो गया, वैसे तो कभी होएगा नहीं, हाँ अपने लीडर अच्छा है ना, वो इतना होने नहीं देगा, लेकिन अगर हो गया तो क्या होगा? हमारे देश में इंडिया पेट्रोल और डीजल की कमी आएगी, पेट्रोल डीजल की कमी आई तो शॉर्टेज मतलब महंगाई बढ़ेगी, महंगाई बढ़ेगी तो सारी चीजों पे इम्पैक्ट होगा। सब महंगाई बढ़ी तो कैसा? पेट्रोल का भाव बढ़ेगा तो पेट्रोल का भाव बढ़ेगा तो जो सामान तेरे घर तक पहुंचता है वो भी महंगा हो जाएगा, सही कि नहीं? अच्छा तुमने एक चीज ऑब्जर्व किया क्या बेटा? महंगाई बढ़ती है, प्राइजेस बढ़ते हैं, लेकिन प्राइजेस कम नहीं होते। आपने रिक्शा वाले को देखा, टैक्सी वाले को देखा है, सीएनजी का भाव बढ़ता है, एलपीजी का भाव बढ़ता है, पेट्रोल का भाव बढ़ता है, तो ये धीरे धीरे अपना प्राइसेस बढ़ाते हैं। लेकिन कभी कभी मोदी जी रात को 8 बजे आके बोलते हैं कि हम लोग सब्सिडी दे रहे हैं, पेट्रोल प्राइसेस गिरा रहे हैं, सीएनजी का प्राइस गिरा रहे हैं, सब कुछ गिरा रहे हैं। तो रिक्शा वाले, टैक्सी वाले या जो भी प्राइवेट व्हीकल वाले, क्या वो अपने प्राइसेस गिराते हैं? बोलते लोगों को आदत लग गई ना, चलने दो, बढ़ेगा तो प्राइस बढ़ाएंगे। कम हो रही है गवर्नमेंट की तरफ से इंटरनेशनल लेवल पे, नेशनल लेवल पे तो कभी भी कम करते नहीं है, फ्लक्चुएशन होती रहती है। कमोडिटी जो है वो नेशनल लेवल पे क्या होती है? फ्लक्चुएट होती रहती है। नेक्स्ट आ जाओ, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ये बात करता है अंडर डेवलपमेंट और पॉवर्टी की। पॉवर्टी मतलब गरीबी, अपने ऊपर नहीं लेना ये।
माना कि तुम सिर्फ शक्ल से गरीब हो, दिल से अमीर हो तुम लोग। भी पढ़ने आए हो ना, जनवरी महीने में होता है। तो पॉवर्टी, कॉजेज ऑफ पॉवर्टी, पॉवर्टी के कारण ढूंढना, अनएम्प्लॉयमेंट के कारण ढूंढना, अंडर डेवलपमेंट के क्या रीजंस हो सकते हैं, है ना। अगर आपने 11th स्टैंडर्ड में गलती से किताब उठाई होगी, 8 चैप्टर नंबर 8 है समथिंग पॉवर्टी पे, उसमें कॉजेज है, कॉजेज कारण, लोग गरीब क्यों रहते हैं, तो उसका जब रीजंस आप पढ़ोगे सब यू कैन इजीली रिलेट, जिसमें है बहुत हाई पॉपुलेशन, हाई बर्थ रेट, मेंटल स्टेटस, ठीक है, एजुकेशनल अनएम्प्लॉयमेंट वगैरह वगैरह, आपने बहुत चीज है उसमें। फिर आता है स्ट्रैटेजीज फॉर एक्सक्लेटिंग ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। अब समझो ग्रोथ और डेवलपमेंट में क्या फर्क है, कितने लोग बताएंगे मुझे ग्रोथ और डेवलपमेंट में क्या फर्क है। बेटा ग्रोथ होती है, दिखती नहीं है, डेवलपमेंट दिखता है बट होता नहीं है, ऐसा होता है। क्योंकि जब डेवलपमेंट दिखना शुरू होता है तो उसके पहले आपको बहुत ज्यादा दिक्कतें आती है। जैसे बात देखो, मुंबई में सब जगह पे मेट्रो चालू है, तो उससे आपको प्रॉब्लम है कि नहीं, हाँ, जब देखो ट्रैफिक लगा रहता है, जब देखो ट्रैफिक लगा रहता है। एंड जब वही मेट्रो आपकी दौड़ने लगी, आप मेट्रो से सफर करने लगते हो, तो आप भूल जाते हो कि डेवलपमेंट हुआ है, आपको लगता है, फिर आप दूसरी तरह शिफ्ट हो जाते हो। डेवलपमेंट एक प्रॉब्लम को सॉल्व करता है तो आपका माइंड दूसरी प्रॉब्लम की तरफ शिफ्ट हो जाता है। ग्रोथ क्या बोलता है, जैसे पैसा होता है ना, पैसा जब आपकी कमाई हो रही है तो आप सोचते हो कमाई बढ़नी चाहिए, कमाई बढ़नी चाहिए, इनकम बढ़नी चाहिए, तो इनकम जब बढ़ेगी तो वो बढ़ने को कहते हैं ग्रोथ। और सवाल आता है पैसा बढ़ा के करेगा क्या, बोले मैं घर खरीदूंगा, गाड़ी खरीदूंगा, तो गाड़ी और घर क्या हो गया, डेवलपमेंट हो गया। पहले स्टेशन में आके 50 का 3 जींस खरीदता था, अब लेवाइस में आके 10,000 का एक जींस खरीदता है। ये क्या है, आपका डेवलपमेंट है। आप दिखा रहे हो कि मेरे पास ये सारी चीजें आ गई है ना। तो यहाँ पे आप स्ट्रैटेजीज बनाते हो कि आपके देश के अंदर किस तरीके का ग्रोथ और डेवलपमेंट होना चाहिए। पैसा बढ़ेगा तभी तो डेवलपमेंट होगा। इफ देयर इज नो स्कोप फॉर ग्रोथ, देयर विल बी नो डेवलपमेंट। एंड लास्ट, मैक्रो थियरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, जिसमें रेंट आ गया, वेजेस आ गया, इंटरेस्ट आ गया, प्रॉफिट आ गया इन नेशनल इनकम। नेशनल इनकम के लेवल पे कितने लोगों ने रेंट से पैसा कमाया, कितने लोगों की सिर्फ वेजेस से इनकम है, कितने लोग सिर्फ इन्वेस्टमेंट करके इंटरेस्ट कमा रहे हैं, और कितने ऐसे बिजनेसमैन जो प्रॉफिट से। तो नेशनल इनकम में सब पैसा कमा रहे हैं, कोई मेहनत करके कमा रहा है, कोई पैसा लेंडिंग पे देके इंटरेस्ट कमा रहा है, कोई बिजनेस करके प्रॉफिट कमा रहा है, कोई अपनी सिर्फ जमीन भाड़े पे देके रेंट कमा रहा है। तो सब लोग पैसा कमा रहे हैं ना, तो ये सबके इंडिविजुअल इनकम है। वो इंडिविजुअल इनकम को कंबाइन करेंगे तो क्या बनेगा सर। तो मैक्रो थियरी कहां से आता है, माइक्रो का आउटपुट मैक्रो के लिए क्या बन जाता है, इनपुट बन जाता है। माइक्रो ने जो निकाल कर दिया वही मैक्रो के लिए क्या बन गया, इनपुट बन गया। प्रॉब्लम। फिर आ जाओ फीचर्स ऑफ मैक्रो। इतने में कोई डाउट आ रहा है क्या किसी को अभी तक। ठीक है, नाउ कम टू नेक्स्ट, फीचर्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। पहला, स्टडी ऑफ एग्रीगेट यूनिट्स। बार बार कह रहे हैं, हर बार कह रहे हैं, स्टडी ऑफ एग्रीगेट, सभी चीजों के बारे में बात होगा। ये इंडिविजुअल इनकम के बारे में बात करता है क्या, नहीं, ये एग्रीगेट इनकम के बारे में बात करता है। ये पर्टिकुलर फर्म के बारे में बात करता है क्या, नहीं, ये पूरी इंडस्ट्री के बारे में बात करता है, एग्रीगेट। सेकेंड, इनकम थियरी, अभी हमने डिस्कस किया। प्राइस थियरी क्या था, रिटर्न के बारे में बात कर रहे हैं। इनकम थियरी के अंदर सारी चीजें आ जाती है, पैसा कहां से आएगा, क्योंकि हमें इनकम के थ्रू अपने को ग्रोथ एंड डेवलपमेंट भी करना है। जनरल इक्विलिब्रियम एनालिसिस, जनरल इक्विलिब्रियम एनालिसिस का सिंपल सा फंडा यही है कि हम क्या ट्राई करेंगे कि देश के इकोनॉमी को जब हम आगे बढ़ाने की बात करेंगे थ्रू द वे ऑफ मैक्रो कॉन्सेप्ट, माइक्रो से एनालाइज किया,
माइक्रो इकोनॉमिक्स को एनालाइज करने के बाद आपको एनालिसिस समझ में आया कि किन चीजों के बारे में आपको स्ट्रैटेजी बनानी है। क्या बनानी है? माइक्रो इकोनॉमिक्स आपको स्ट्रैटेजी बनाने की जो बेसिक है वो बेस आपको दे देगा, बट स्ट्रैटेजी को फॉर्मुलेट करने का काम कौन करता है सर? मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो जनरल इक्विलिब्रियम एनालिसिस बोलता है कि हम जब स्ट्रैटेजी बनाएंगे तो हमको माइक्रो इकोनॉमिक्स के बेस को या माइक्रो इकोनॉमिक्स के रिजल्ट को बेस लेने के बाद ही आपको करना, मतलब कोई भी एक दूसरे को इग्नोर नहीं करेगा। मैक्रो कभी भी माइक्रो को इग्नोर नहीं कर सकता है, बिकॉज माइक्रो ने जो आउटपुट आपको निकाल के दिया है उसी को आपको बेस लेके स्ट्रैटेजी फॉर्मुलेट करनी पड़ेगी। एक एग्जांपल देता हूं। कितने लोगों को पता है उज्ज्वला योजना के बारे में? उज्ज्वला योजना सुना है? जो गांव शहर जैसे इलाकों में जिनके पास गैस का कनेक्शन नहीं है, सुना है? ऐसे लोगों को प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के अंतर्गत क्या दिया गया? गैस सिलेंडर दिया गया। अब आपने गैस का कनेक्शन लोगों को दे दिया, किस बेसिस पे दिया होगा? कि भाई नहीं, तू हर बार तुम्हारे पास सिलेंडर नहीं तो हम दे देते, तो आपने सिलेंडर दे दिया। काय तुमच्याकडे सिलेंडर आहे का? नाही, तुम्हाला कनेक्शन देतोय मी। आपने कनेक्शन दे दिया, है ना? आपने उज्ज्वला योजना के अंदर आपको नंबर तो दिखाना पड़ेगा कि आपने कितने लोगों को सिलेंडर दिया। तो आपने किस बेसिस पे दिया रहेगा? रिसर्च हुआ रहेगा, ग्राउंड रिपोर्टिंग हुई होगी। गंगाराम के पास कोई गया रहेगा कि भैया तुम्हारे पास सिलेंडर है कि नहीं? गंगाराम बोले हाँ हमारे पास 4 है, तो तेरे को सिलेंडर मिलेगा क्या? नहीं। तो उज्ज्वला योजना के अंदर आएगा क्या? नहीं आएगा। तो हर एक इंसान क्या है वैसा सबको पूछा गया होगा। सबसे ज्यादा किसको पूछा? गांव खेड़ों के लोगों को पूछा गया होगा, है ना? तो उन्होंने एक रिपोर्ट बना के दी कि इतने लोगों को के पास सिलेंडर नहीं है। तो क्या किया गया कि एक फॉर्मुलेशन किया गया कि हम एक काम करते हैं, इतने लोगों तक सिलेंडर पहुंचाते। कैसे पहुंचाएंगे? उज्ज्वला योजना। माइक्रो ने रिसर्च किया, मैक्रो ने उसको इंप्लीमेंट किया। वैसे लोगों को पता कि कितने लोगों के पास बैंक अकाउंट नहीं है, तो पूछा गया रहेगा आपके पास है? आपके पास नहीं है, और ठीक है नाम लिखा। तो ऐसा पता 15 20 25 30 लाख लोगों के पास नहीं है। थोड़ा नंबर बढ़ा, राज्य बढ़े, महाराष्ट्र में 15 लाख लोगों के पास नहीं है, पूरा ऐसा 30-35 करोड़ लोगों के पास नहीं है। तो उन्होंने बोला जनधन योजना, 0 रुपए में आपका खाता खुलेगा। तो लोग लाइन लगा के खाता खुलाने के लिए लाइन में खड़े हो गए। माइक्रो ने रिसर्च किया, मैक्रो ने इंप्लीमेंट किया। तो फॉर्मे स्ट्रैटेजी कौन बनाता है? मैक्रो। माइक्रो क्या करता है? स्ट्रैटेजी का बेस रखता है, इस बेसिस पर आप क्या करो। अच्छा, वो अभी तुमको पता है अभी अटल सेतु चालू हो गया, मुंबई से सीधा नवी मुंबई 20 मिनट में सफर तय। ऐसा है क्या? घर घर बना रहे अपन, ऐसा घर जू पे जाते मालूम है, रेत से अपन घर बनाते हैं, बात करते करते घर बना दिया, ऐसा ऐसा ब्रिज बन जाता है क्या? स्ट्रैटेजी लगती है, बातचीत होती है, पैसा लगता है, कहां से काम शुरू करना, कहां काम खत्म करना, कनेक्शन करना है, पूरा पेपर वर्क रेडी होता है। उसके लिए रिसर्च लगती है। तो रिसर्च कौन करता है? माइक्रो। पेपर पर लेकर आने का काम करते हैं, ये सजेशन है हमारा। मैक्रो उसको पढ़ता है, एनालाइज करता है और उसके बाद उसको इंप्लीमेंट करने की कोशिश करता है। जनरल इक्विलिब्रियम। फिर आता है इंटरडिपेंडेंस। माइक्रो मैक्रो पे डिपेंडेंट है और मैक्रो माइक्रो पे। लंपिंग मेथड मतलब ये सबको साथ में लेके जाने की बात करता है सर, बड़ी बड़ी चीजों पे बात करता है। तो ये कौन सा मेथड हो गया सर? लंपिंग मेथड। एंड लास्ट पॉलिसी ओरिएंटेड। माइक्रो इकोनॉमिक्स सिर्फ और सिर्फ स्ट्रैटेजी का बेस देता है। माइक्रो इकोनॉमिक्स सिर्फ और सिर्फ आपको एक पॉलिसी इंप्लीमेंट करने की सलाह देता है। पॉलिसी बनाने का काम किसका है? मैक्रो का। समझ में आ गई बात? तो इसीलिए इसे क्या कहा जाता है? पॉलिसी ओरिएंटेड कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पॉलिसी ओरिएंटेड। क्लियर है? डिफिकल्टी? श्योर? हाँ है ना? समझा? दैट्स द एंड ऑफ योर चैप्टर। अच्छा चलता हूं, दुआओं में याद रखना।
पढ़ते रहना, वो डाउट तैयार रखना। जब तक डाउट आएगा, देखो पढ़ता जो पढ़ेगा उसी को डाउट आएगा, जो नहीं पढ़ेगा उसको डाउट नहीं आएगा। चाहे इको हो, ओसी हो, एसपी हो, बीके हो, कोई भी सब्जेक्ट की बात हो, जो पढ़ेगा उसी को डाउट आने वाला है। ऐसा किसी को भी हवा में डाउट आने वाला नहीं है। और जो नहीं करेगा वो कभी नहीं करेगा। एक चीज और आपको बताता हूं, आज 15 तारीख है, ऑलमोस्ट 21 दिन के अंदर आपका सिलेबस में खत्म करूंगा। 21 डेज का नया शेड्यूल मैंने आज आपको भेजा। सो ट्राई टू बी प्रेजेंट, माइंड सेट करके रखो कि भाई पढ़ने का है, करने का है। नहीं पढ़ोगे, नहीं करोगे, किसी भी टीचर का जाने वाला नहीं है। बस फर्क यही है, कोई रो के करो चाहे गा के करो, करना तो आपको ही है। जस्ट इनिशिएट कर रहे कि चलो भाई एफर्ट डालते, टीचर भी एफर्ट डालेगा, बच्चा भी डालेगा, तो भाई तुम तो पढ़ोगे, तुम्हारे लिए बेहतरी के लिए। आज जो चैप्टर पढ़ाया, हो सके तो कल मॉर्निंग तक ये चैप्टर खत्म करना, ऑब्जेक्टिव से लेकर सारी चीजें खत्म करना। इट विल बी वेरी वेरी हेल्पफुल फॉर यू। अगर नहीं कर सकते तो बेटा कभी भी होने वाला नहीं, एक्सक्यूजेस देने की जरूरत नहीं है। ठीक है, श्योर, कॉन्फिडेंस।